Hello everyone. Welcome to your easy guide to English section for SSC examination series. और हम अपना vocabulary based questions का सेक्शन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है homophones. We have already covered homonyms, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले homophones देखे या homonyms देखे, बट दोनों देखे, that is important. So starting with the definition, और जैसे मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टेक्निकल्स में ना घुसते हुए, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है इंग्लिश में, हम मोटा मोटा समझेंगे होमोफोन्स होते क्या है. तो homophones are the words that are pronounced as same as another word but they have a different spelling and meaning. तो बेसिकली ऐसे शब्द जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होते हैं पर उनकी मीनिंग और स्पेलिंग एकदम अलग होती है. यानी कि वो दूर से ऐसा लगता है कि उनके कपड़े एक तरीके से समझ लीजिए सेम है, बट बेसिकली उनका जो सोल है वो डिफरेंट है. खामा का और कॉम्प्लिकेट हो गया ना, नेवर माइंड. ठीक है, फिलोसफी में ना घुसते हुए हम शुरू करते हैं होमोफोन्स. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द बैड वेदर विल डेफिनेटली डैश द मैच आउटकम. सो अब हमको इसमें सेलेक्ट करना है कि इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सी मीनिंग बेस्ट बैठेगी, और इसी से हम सीखेंगे अपना पहला होमोफोन. सो आर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इफेक्ट, ऑप्शन बी अफेक्ट, ऑप्शन सी डिफेक्ट एंड ऑप्शन डी रिफ्लेक्ट. तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैच की वजह से पक्का पक्का मैच का जो आउटकम है वो बैड वेदर की वजह से जो मैच का आउटकम है वो पक्का पक्का इम्पैक्ट हो जाएगा. तो हमें ये जानना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है इम्पैक्ट. अब इफेक्ट और अफेक्ट ये है आपके होमोफोन्स जिसके प्रोनाउंसिएशन आर प्रीटी मच सेम, इफेक्ट इफेक्ट. तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है. सीडी में तो आई रियली डाउट किसी को कंफ्यूजन होगी. तो ए और बी देखते हैं. तो इफेक्ट और अफेक्ट में क्या अंतर है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है अफेक्ट. बट लेट्स सी इफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है. तो अफेक्ट है मतलब कि इन्फ्लुएंस होना या चेंज होना, यानी कि प्रभाव डालना. जैसे कि बैड वेदर कैन अफेक्ट योर मूड. तो अफेक्ट मतलब कि आप खराब मौसम प्रभाव डाल सकता है मैच के आउटकम पे. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन है अफेक्ट. तो इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज का आउटकम, एग्जैक्टली रिजल्ट. अफेक्ट इज ए, अफेक्ट विद द ए, उसका मतलब है प्रभाव डालना. इफेक्ट मतलब ई इज द रिजल्ट, यानी कि प्रभाव डला नहीं डला क्या हुआ, बट रिजल्ट जो फाइनल आउटकम है वो इफेक्ट है. तो जैसे कि अ मेडिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन द पेन, यानी कि मेडिसिन का पेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. अगर हमें इफेक्ट वर्ड यूज करना होता इसी कॉन्टेक्स्ट में तो हम बोलते विल दिस मेडिसिन अफेक्ट द पेन और नॉट, यानी कि मेडिसिन कुछ इफेक्ट करेगी, पेन पे कोई प्रभाव डालेगी या नहीं डालेगी. पर अभी हमें आउटकम पता है कि इसने कोई इफेक्ट नहीं किया है. समझे? अ इफेक्ट विद ए एंड इफेक्ट विद ई में क्या अंतर है. तो आप इसको याद रख सकते हैं कैसे. ए से एक्शन, यानी कि एक्शन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है जो होने वाला है उस पे. ई से एंड रिजल्ट, यानी कि ई विद द इफेक्ट, उसमें मतलब कि एंड रिजल्ट की बात हो रही है. ठीक, अफेक्ट और इफेक्ट समझ में आया ना. द बैड वेदर विल डेफिनेटली अफेक्ट, यानी कि बैड वेदर प्रभाव डालेगा. अब अगर हमारा हमारा पता चल गया, दिन खत्म हो गया, क्या प्रभाव हुआ, और हमें इफेक्ट की बात कर रहे हैं यानी एंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तब हम इफेक्ट वर्ड यूज करेंगे. ठीक, अफेक्ट रास्ते में है, अभी एक्शन हो रहा है और उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है. इफेक्ट आप एंड पे आ गए, एंड रिजल्ट की बात हो रही है. ठीक, आई होप इट्स क्लियर. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. शी नॉडेड इन डैश टू द प्रपोजल. नॉड करना मतलब कि ऐसे सर हिलाना. तो शी नॉडेड इन डैश टू द प्रपोजल मतलब कि उसने सर हिलाया प्रपोजल के डैश में. तो प्रपोजल से शायद अग्री कर रही है इसीलिए सर हिला रही होगी. नॉड ये भी होता है, नॉड मतलब बस जेंटल से आप सर हिलाते हो ना, कई बार यू भी हिलाते हो, तो मोस्टली वो सब नॉड होता है. बट यू और यू का मूवमेंट आप नॉड समझ सकते हो. शी नॉडेड इन अग्रीमेंट मतलब यस, शी नॉडेड इन डिसएग्रीमेंट मतलब कि ठीक. तो ये हो गई आपका नॉड. सो शी नॉडेड इन डैश टू द प्रपोजल. तो अब हमारे ऑप्शंस हैं ए असेंट, बी कंसेंट, सी असेंट या डी एक्सेंट. तो अभी बी कंसेंट में शायद कुछ लोग को हो सकता है डाउट कि शी नॉडेड इन कंसेंट टू द प्रपोजल, बट कंसेंट का यहाँ पे ठीक नहीं बैठ रहा है कि कंसेंट मतलब दो लोगों का म्यूचुअल क्या कहते हैं अग्रीमेंट है, वो होता है कंसेंट. उसने कंसेंट दी प्रपोजल के लिए, बट नॉडेड इन कंसेंट टू द प्रपोजल सही नहीं बैठ रहा है. तो बी तो एलिमिनेट हो जाएगा सीधे सीधे. अब आपको लगेगा कि भाई ए भी असेंट है, सी भी असेंट है, दोनों में क्या अंतर है, और डी तो एक्सेंट है. तो एक्सेंट तो आप समझते होंगे कि इंग्लिश एक्सेंट है, हरियाणवी एक्सेंट है, पंजाबी एक्सेंट है. तो आपका बोलने का लहजा कि कैसा सा एक्सेंट है. ब्रिटिश एक्सेंट होता है, ओ माय गॉड गेट मी व्हाट, लाइक आई डोंट नो इफ इट्स ब्रिटिश एक्सेंट और नॉट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके बोलने का लहजा ये होता है आपका एक्सेंट.
तो साउथ इंडियंस जैसे होते हैं उनका एक्सेंट नॉर्थ इंडियंस से अलग होता है, उनके वर्ड प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं, तो वो होता है एक्सेंट। तो एक्सेंट भी नहीं हो सकता, शी नॉडेड इन एक्सेंट टू द प्रपोजल, तो इट डजंट मेक सेंस। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में असेंट और असेंट में क्या अंतर है हम ये समझते हैं। तो ASSENT, असेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, किसी चीज में असेंट देना मतलब अपनी सहमति देना। तो द मैनेजर गेव हिज असेंट टू द प्लान, यानी मैनेजर ने अपनी सहमति दी। और ASCENT वाला जो असेंट है इसका मतलब है गोइंग अप, चढ़ाई करना। तो द असेंट टू द हिल टॉप टुक अस 2 hours, यानी कि जब हम हिल टॉप पे चढ़ाई कर रहे थे तो हमें 2 घंटे लगे। ठीक। तो SC से अगर आप चाहे तो स्केल शब्द याद कर सकते हैं और उससे आप स्केलिंग अ माउंटेन और चढ़ना याद कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको ये रिलेशनशिप याद रहे तो आप असेंट और असेंट में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिर से क्वेश्चन देख, सॉरी, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। शी नॉडेड इन असेंट, ASSENT, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा कि उसने मतलब सहमति में नॉड किया कि हाँ वो भी सहमत है उस प्रपोजल से। तो शी इज लाइक डूइंग यस, आई अग्री विद द प्रपोजल। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्टी इज अ बेसिक डैश ही लिव्स बाय। तो ए प्रिंसिपल, बी पॉलिसी, सी प्रिंसिपल विद अ डिफरेंट स्पेलिंग PLE और पहला वाला PAL, और ऑप्शन डी वैल्यू। तो ऑप्शन डी वैल्यू, ऑनेस्टी इज अ बेसिक वैल्यू ही लिव्स बाय, उतना ठीक नहीं बैठ रहा है। मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मे बी किसी और कॉन्टेक्स्ट में शायद हो जाता, बट मतलब क्लोज इनफ है, बट यहाँ पे तो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये याद रखना, आपका एजेंडा होता है कि जो चारों दिए उसमें बेस्ट क्या है। कोई चीज अगर 20% भी बैठ रही है और कोई चीज 80% बैठ रही है, तो जो 80% बैठ रही है ना वो आपका आंसर है। तो वैल्यू इज नॉट लाइक द बेस्ट। ऑप्शन बी भी काफी क्लोज है, ऑनेस्टी इज अ बेसिक पॉलिसी ही लिव्स बाय भी सही है, बट क्योंकि प्रिंसिपल शब्द भी दिया गया है ना वो ज्यादा बेहतर बैठ रहा है। तो आपका सही जवाब होगा प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल होगा, ए वाला प्रिंसिपल होगा या सी वाला प्रिंसिपल होगा, यानी PAL या PLE। देखते हैं इसमें क्या अंतर है। तो प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल PLE का मतलब होता है आपका कोई रूल या आपका बिलीफ, आपका सिद्धांत क्या है, वो आपका प्रिंसिपल है। PRINCIPLE, ध्यान रखना है PLE और लास्ट के PAL में डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल लें अगर, ही नेवर लाइज, इट्स हिज कोर प्रिंसिपल, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ये उसका गूढ़ सिद्धांत है, ये उसका कोर प्रिंसिपल है। तो यानी कि जब PLE है तो वो सिद्धांत की बात हो रही है। अब जब PAL वाला प्रिंसिपल की बात हो रही है तो वो हम सब जानते हैं, हम सब के प्रिंसिपल रहे हैं स्कूल में कॉलेज में। तो हेड ऑफ अ स्कूल और अ मेन पार्ट ऑफ लाइक ऑफ यूनिवर्सिटी के भी नहीं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स भी होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में तो आई थिंक डीन होते हैं, हाँ। तो प्रधानाचार्य या कोई मुख्य अधिकारी जो भी, वो प्रिंसिपल हो गए आपके। तो वो हो गया PAL। तो द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट्स, सो PAL देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ अथॉरिटी की बात हो रही है। तो ए से आप अथॉरिटी याद रख सकते हैं। ठीक है। द प्रिंसिपल इज योर पैल, द पर्सन, पैल का मतलब होता है पर्सन, सो ही इज माई पैल मतलब ही इज माई फ्रेंड। तो पर्सन क्या, फ्रेंड। तो PAL से आप पाल भी याद रख सकते हैं, ए से आप अथॉरिटी भी याद रख सकते हैं। तो PLE और PAL ये दो तरह के स्पेलिंग वाले प्रिंसिपल्स में अगर आपको अंतर समझना है तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिंसिपल PAL जिसके एंड में पाल आ रहा है, यानी कि वो दोस्त है हमारा, वो इंस्टीट्यूशन में हमारे ही लिए बैठा है। दोस्त कभी नहीं होता है, सिर्फ स्पेलिंग याद रखने के लिए, जस्ट वी आर मेकिंग अ सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, बट लाइक हो भी सकता है, जोक्स अपार्ट। बट ए से या तो आप अथॉरिटी याद रखिए या फिर PAL से आप पैल याद रखिए कि भाई ही इज माई पैल एंड ही इज इन द इंस्टीट्यूशन टू हेल्प अस। ठीक है। तो वो आपका प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल है। और PLE मतलब सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में, ऑनेस्टी इज अ बेसिक प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन सी PLE, क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत की बात हो रही है कि भाई ऑनेस्टी वो बेसिक सिद्धांत है जिससे वो फॉलो करता है, ही लिव्स बाय दिस प्रिंसिपल, यानी उसके ही तरीके मतलब उस सिद्धांत पे अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। ठीक। क्लियर। अब अगला देखते हैं। द कार रिमेन्स डैश डिस्पाइट प्रेसिंग द एक्सिलरेटर, सॉरी। तो अब ऑप्शन ए स्टेशनरी, ऑप्शन बी स्टेशनरी, ऑप्शन सी स्टेबल, ऑप्शन डी स्टिल। तो अब यार ये बड़े क्लोज इनफ ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, पर इसको देने का ये भी मतलब है कि कभी आप एग्जाम में अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसा लगता है ना कि यार बैठ तो ये भी रहा है, पर वही है कि कोई चीज 20% बैठ रही है, कोई चीज 60% बैठ रही है, कोई चीज 100% बैठ रही है या 80% बैठ रही है, तो आपको चूज करना है जो 80% बैठ रही है। ठीक है। तो द कार रिमेन स्टेबल डिस्पाइट प्रेसिंग द एक्सिलरेटर, बैठ सकता है, 20% सही है ये। ऐसे द कार रिमेन स्टिल डिस्पाइट प्रेसिंग द एक्सिलरेटर भी काफी सही है।
ये एक्चुअली ऑप्शन यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि काफी बैठ रहा है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे स्टिल नहीं डालना चाहिए था क्योंकि स्टिल एक्चुअली काफी अच्छे से बैठ रहा है। सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। बट स्टेबल का मतलब होता है कि स्टेबल होना, कोई चीज मतलब बैलेंस में है तो वो स्टेबल है। ठीक, वो हो गई स्टेबल। स्टिल का भी मतलब है कि कोई चीज अगर मूव नहीं हो रही तो वो स्टिल है। ठीक है, वो हिल नहीं रही यानी वो स्टिल है। तो द कार रिमेन्ड स्टिल डिस्पाइट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर, बिल्कुल बैठ रहा है, यानी कि कार हिल नहीं रही थी जबकि एक्सेलरेटर दबा रहे थे। एक्सेलरेटर दबाने से गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए। ठीक, बट ऑप्शन सी और डी नहीं होगा क्योंकि हम तो होमोफोन्स पढ़ रहे हैं, हमें स्टेशनरी विद द ए और स्टेशनरी विद द ई में डिफरेंस जानना है। तो हम ऑप्शन ए या बी में से देखेंगे कौन सा बैठ रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि स्टेशनरी विद द ए एंड स्टेशनरी विद द ई, दोनों की स्पेलिंग में देखिए आखिरी का जो थर्ड लास्ट लेटर है, पहले वाले में स्टेशनरी NARY है और अगले वाले में स्टेशनरी NERY है। दोनों में अंतर है। तो जो पहला स्टेशनरी है विद ए, उसका मतलब है कि नॉट मूविंग, जैसे कि स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहा है, स्थिर है। तो द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द सिग्नल, मतलब कि कुछ तो हड़बड़ हो गई है, एक्सेलरेटर दबा रहे तब भी वो मूव नहीं कर रही, वो स्टेशनरी है, नॉट मूविंग। और जो स्टेशनरी ई वाला है, उसका मतलब है कि जैसे होता है ना, स्टेशनरी की शॉप होती है, स्टेशनरी की सप्लाईज होती हैं, ऑफिस या राइटिंग सप्लाईज, इनको स्टेशनरी बोलते हैं, लेखन सामग्री। तो शी बॉट न्यू स्टेशनरी फॉर स्कूल, मतलब कि उसने जाकर के नया नया सेशन शुरू हो रहा है तो नई पेन्स खरीदी, नया पेंसिल बॉक्स खरीदा, बुक्स खरीदी, तो वो हो गई स्टेशनरी। तो अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ई से एनवलप्स, इरेजर, इस तरीके से करके बैठा सकते हो कि ई से आप स्टेशनरी की कुछ आइटम दिमाग में रखो, तो ई वाला जो स्टेशनरी है वो क्या कहते हैं, वो लेखन सामग्री की बात हो रही है, और जो ए वाला स्टेशनरी है वो मूव नहीं कर रहा, वो वाली स्टेशनरी की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर हमारे क्वेश्चन पे वापस से आते, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी NARY। ठीक, तो कार रिमेन्ड स्टेशनरी डिस्पाइट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर, तो आपका ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन विल डैश द मेन लेक्चर। सो ऑप्शन ए प्रोसीड, ऑप्शन बी प्रोसीड, ऑप्शन सी लीड, और ऑप्शन डी सक्सीड। तो ऑप्शन सी और डी देखते हैं क्योंकि ए और बी तो होमोफोन्स है, हमें वो समझना है। तो पहले एलिमिनेशन से शुरू करेंगे जैसे कि अभी तक हम कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी लीड, मतलब किसी चीज को लीड करना, जैसे लीडर शब्द आपने सुना होगा, तो लीडर वो होता है जो लीड करता है, जो मार्गदर्शक होता है। तो वो लीड उस सेंस में यूज होता है कि कोई मार्गदर्शन या कोई आपको आगे बढ़ेगा आपको लेकर के। ठीक, तो वो हो गया लीड करना। तो अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन विल लीड द मेन लेक्चर, अगेन 20% सही है क्योंकि सिमिलर सम मीनिंग वाली चीज है, बट सही मतलब कि बट 100% नहीं सही है, तो दैट शुड नॉट बी आवर ऑप्शन। ऑप्शन डी सक्सीड, द ब्रीफ इंट्रोडक्शन विल सक्सीड द मेन लेक्चर, नहीं, क्योंकि सक्सीड मतलब होना तो सक्सेस वाली चीज होगी ना, वो कैसे होगा? सक्सीड का एक और मतलब होता है कि कोई चीज फॉलो कर रही है, बट इंट्रोडक्शन तो पहले होती है ना, तो सक्सीड तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि पहले इंट्रोडक्शन आएगा उसके बाद मेन लेक्चर आएगा, तो सक्सीड भी सही नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया कि कोई तो भी प्रोसीड है। अब ये कौन सा वाला प्रोसीड है, इसमें कंफ्यूजन हो गई कि प्रोसीड CEED वाला या बी प्रोसीड CEDE वाला। तो देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो PROCEED यानी प्रोसीड, एक वर्ब है, इसका मतलब है टू कंटिन्यू, टू गो अहेड, आगे बढ़ना। प्लीज प्रोसीड, कई बार टीचर्स बोलते हैं ना कि नहीं नहीं यू गो, प्लीज प्रोसीड, आप आगे बढ़े। ठीक, तो वो हो गया प्रोसीड, CEED। तो वो हो गया आपका प्रोसीड। और प्रीसीड, प्री मतलब कि टू कम बिफोर, जैसे आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, तो जहां भी प्री लगा हुआ है तो मतलब कि पहले आने वाला। प्री बोर्ड्स क्या होता है? बोर्ड्स के पहले वाले एग्जाम प्री बोर्ड। तो टू कम बिफोर दैट मीन्स पहले आना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अ लाउड नॉक प्रिसीडेड हिज एंट्री, यानी वो एंटर करने से पहले उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। अ लाउड नॉक, पहले लाउड नॉक आया, पहले आया, और उसके बाद एंट्री हुई। प्रोसीड करना मतलब आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल प्लीज प्रोसीड विद योर एक्सप्लेनेशन, प्लीज अपने एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़े। ठीक, और प्रोसीड को याद कर रखिए तो स्पीड जैसा है, ये प्रोसीड मतलब स्पीड, आगे बढ़ना। तो वैसे करके आप याद रख सकते हैं। प्रीसीड, प्री तो जहां भी लगा है प्री बोर्ड, और क्या होता है प्री से? प्री वेडिंग शूट्स शादी से पहले होने वाली वो फोटोग्राफी वाली नौटंकी। आई मीन आई डोंट लाइक इट मच, बट लाइक ओके, नौटंकी कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, सबके अपने ओपिनियन होते हैं, बट एनीवे। तो प्री वाली चीजें जो कि पहले, किसी चीज से पहले होने वाली, तो वो प्रीसीड हो गया। सक्सीड मतलब बाद में होने वाली चीजें। ठीक है, सक्सेसर्स होते हैं, जैसे राजा महाराजा अपने सक्सेसर्स चुनते हैं, या कोई लीडर जब सीट खाली करता है तो कई बार वो अपने सक्सेसर चुनते हैं, यानी बाद में आने वाले। सक्सीडिंग, सब्सिक्वेंट, ये सारे
बाद में आने वाली चीजों के लिए वर्ड्स होते हैं। प्री हमेशा पहले आने वाली चीजों के लिए वर्ड होता है, ठीक है। तो प्री से प्री बोर्ड, पहले आने वाला। प्रोसीड से स्पीड, आगे बढ़ना, ठीक है। अब अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन विल डैश द मेन लेक्चर, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन विल प्रीसीड द मेन लेक्चर, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन आएगा उसके बाद मेन लेक्चर आएगा, ठीक है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, द विलेज डैश मेट टू डिस्कस वाटर इश्यूज। तो द विलेज, अगेन हमारा ऑप्शन ए काउंसिल, ऑप्शन बी काउंसिल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो कौन सा काउंसिल होगा सोचना पड़ेगा। तो पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। ऑप्शन सी द विलेज कमिटी, अगेन कमिटी भी बड़ी सिमिलर सी चीज होती है, तो यहाँ पे शायद बैठ भी सकता है। तो बट हमारे को क्योंकि होमोफोन समझने, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। एग्जाम में अगर होता तो एग्जाम में क्वेश्चन खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि सारे ही सही बैठ रहे हैं। ऑप्शन डी भले ही सही नहीं बैठ रहा। द विलेज कंसल्टेंट मेट टू डिस्कस वाटर इश्यूज। कंसल्टेंट तो एक इंडिविजुअल होता है जो कंसल्ट आप करते हैं उनको, कि वो जानकार होते हैं किसी डोमेन के, और वो आपको बताते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। आप उनसे राय मशवरा के लिए मिलते हैं, तो राय मशवरा देते हैं, उसका पैसा लेते हैं वो, नॉट लाइक जस्ट बैठ के राय मशवरा हो रहा है। तो दैट्स कंसल्टेंट। तो द विलेज कंसल्टेंट तो नहीं होगा। कमिटी हो सकता है, बट हम यहाँ कमिटी मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमको होमोफोन समझने हैं। तो हम काउंसिल और काउंसिल के बीच में देखते हैं कि एग्जैक्टली दोनों में क्या अंतर है। तो काउंसिल, CIL वाला काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड और मैनेज। तो विलेज काउंसिल या म्युनिसिपैलिटी काउंसिल हो सकती है। काउंसिल मतलब होता है एडवाइस। जैसे मैंने बताया ना, कंसल्टेंट होते हैं, वो आपको काउंसिल करते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं। आप लॉयर्स के पास जाते हो, उनसे जानना चाहते हो कि भाई आप कानूनी दाव पेच हमें बताओ, इस केस में क्या हो सकता है, कैसे हम बच सकते हैं, या क्या हमारे ऊपर एलिगेशन आ सकते हैं, तो आप उनकी काउंसिल के लिए जाते हैं। तो SEL मतलब एडवाइस, सलाह। तो ही सॉट लीगल काउंसिल, मतलब उसने लीगल जानकारी पाने की कोशिश की। तो काउंसिल माने सजेशन, काउंसिल माने ग्रुप, ठीक है। यार अभी मेरे पास मतलब ऐसे एक तिकड़मी वाले ही ट्रिक्स रहती है, तो जैसे काउंसिल, पेंसिल, तो ये सब पेंसिल लेके बैठे हैं एक ग्रुप, ये काम ग्रुप वर्क करने के लिए पेंसिल लेके बैठे हैं, तो ये ग्रुप। काउंसिल में ये सेल करने बैठे हैं अपने सजेशंस, ऐसे सजेशंस भी कर सकते हो जैसे भी याद रहे। तो काउंसिल और काउंसिल, ऐसे सजेशंस। तो अगर सजेशन लेना है तो यू नीड माय काउंसिल, you need my counsel before going to exam, so I can give you some good suggestions so you can perform better in your exam. काउंसिल मतलब हम सारे फैकल्टी मेंबर्स एक ग्रुप बना करके डिसाइड करते हैं कि कैसे पॉलिसी मेकिंग की जाए, या अदरवाइज विलेज काउंसिल होती है, वो एक बॉडी होती है जो डिसाइड करती है कि कैसे क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाए, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द विलेज डैश मेट टू डिस्कस वाटर इश्यूज, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए काउंसिल, यानी कि ये पेंसिल लेके बैठे हैं और ये डिस्कस करेंगे और सब नोट करेंगे। तो विलेज काउंसिल विद अ पेंसिल, अ ग्रुप सिटिंग विद अ पेंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर वाज आस्क्ड टू डैश द रेलेवेंट लॉ इन हिज रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए साइट, ऑप्शन बी साइट, ऑप्शन सी साइट एंड ऑप्शन डी इनसाइट। तो ये सारे ही साइट है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला तो दिख रहा है स्पेलिंग का डिफरेंस है। तो SITE साइट, एक है SIGHT साइट, एक है CITE साइट, और एक है ऑप्शन डी INCI SIGHT साइट। तो इन साइट तो आपने सुना ही होगा कि भाई कुछ इनसाइट दो, कोई अंदर की खबर दो, या कोई ओपिनियन उस तरीके का कि कोई एक्सपर्ट अपनी इनसाइट देता है कि इसको बहुत आइडिया है किसी टॉपिक पे, और वो अपने ओपिनियंस इज डिफरेंट, बट इनसाइट मतलब अपनी, आपको कुछ अंदर की खबर दे रहा है एक तरीके से। इन मतलब अंदर, और साइट मतलब अपना, साइट का मतलब ऑप्शन बी वाला जो साइट है मतलब कि वो नजर होता है। तो अंदर का नजरिया, ऑप्शन डी इज इनसाइट, अंदर का नजरिया, यानी कि कोई एक्सपर्ट है जिसने बहुत समय व्यतीत किया है किसी डोमेन में, किसी फील्ड में, और वो अपना कुछ अंदर की, आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपको कुछ बता रहा है, तो वो उसकी इनसाइट हो गई। और SIGHT साइट मतलब कि ना, मतलब नजर, कि मैं, तुम मेरी साइट में हो। आई साइट में भी जैसे साइट होता है, तो जहां पे SIGHT वाला साइट है वो हमेशा नजर होता है, ठीक। अब ऑप्शन ए SITE साइट एंड ऑप्शन सी CITE साइट, ये हमारे होमोफोन से इसमें अंतर समझते हैं। वैसे तो SIGHT भी होमोफोन्स का ही पार्ट है, सो नॉट दैट कि यही दोनों है, बट ये कंफ्यूजन का ज्यादा स्कोप होता है। तो CITE साइट का मतलब होता है कोट करना है, किसी को रेफर करना। तो जैसे रिसर्च पेपर्स वगैरह जब लिखे जाते हैं, तो ऑथर्स को साइट करते हैं कि भाई हम ऐसा रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फैटी खाना क्या कहते हैं, लोगों को ओबीस बनाता है।
तो फला फला बायोसाइंस के रिसर्चर ने रिसर्च करके ये बात बताई है, फला फला न्यूरोसाइंस के रिसर्चर ने रिसर्च करके ये बात बताई है और इसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन दे रही हूँ। तो ये मतलब मैंने ये अलग फला फला रिसर्चर्स को साइट किया, यानी CITE साइट किया। तो ये बना है वर्ड साइटेशन से। साइटेशन मतलब ये जो साइट करने की प्रोसेस, इसको बोलते हैं साइटेशन। और जो SITE वाला साइट है, इसका मतलब है लोकेशन, कि साइट पे जाना, जैसे बोलते हैं वहां पे किसी लोकेशन पे जाना, ठीक है। साइट सीइंग वर्ड आपने सुना होगा, तो वहां पे भी साइट होता है कि भाई देखने के लिए जा रहे हैं अलग अलग लोकेशंस, ठीक है। तो CITE साइट साइटेशंस, SITE साइट लोकेशन, ठीक। CITE साइट मतलब किसी को हवाला देना, किसी को रेफर करना, किसी को कोट करना। अगर आप कभी कोई अच्छा आर्टिकल लिखने का चाहते हैं, ऐसे आप कल को कुछ लीगल आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे, तो यू विल बी साइटिंग अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स, ग्रैनवे ऑस्टिन हो गए, या आई डोंट नो राम जेठमलानी ने कुछ लिखा हो तो, या आई डोंट नो मतलब कोई ऐसा कुछ है। तो ये मतलब इन सब स्कॉलर्स का नाम हवाला देके अगर आप कोई बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप इनको साइट कर रहे हैं, ठीक। ये होगा आपका CITE साइट और SITE साइट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डॉक्टर ऑलवेज डैश मी टू अवॉइड ऑयली फूड। तो ऑप्शन ए एडवाइस, ऑप्शन बी सजेस्ट, ऑप्शन सी एडवाइस, ऑप्शन डी नोटिफाई। तो ऑप्शन डी देखते हैं पहले। तो नोटिफाई, डॉक्टर नोटिफाई करता है। डॉक्टर कोई इंस्टाग्राम की ऐप है क्या कि उसका नोटिफिकेशन आ रहा है? तो नोटिफाई करना तो मतलब किसी को कुछ नोट देना, कि भाई याद दिलाना, एक तरीके से वो होता है नोटिफाई। जैसे आपकी एप्स के नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो आपको बार बार याद दिलाती है कि किसी ने लाइक किया, या किसी ने ये किया, या किसी का बर्थडे आ रहा है, विश कर दो, पढ़ाई मत करो, वगैरह वगैरह। तो वो नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखिए, बेस्ट होता है। एनीवे तो वो हो गया नोटिफाई कराना, नोट से नोटिफाई आया है। ऑप्शन बी सजेस्ट करना, माय डॉक्टर ऑलवेज सजेस्टेड मी। सजेस्टेड भी हाँ हो सकता है, बट सजेस्ट करना मतलब कि उसने एक राय मशवरा दिया कि आप ऑयली फूड अवॉइड करिए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं ऐसा आपको राय देता हूँ कि आप ऑयली फूड अवॉइड करें, वो हो गया सजेस्ट। अब ऑप्शन ए एडवाइस विद VICE, एंड ऑप्शन सी एडवाइस विद VISE स्पेलिंग। देखते हैं इनमें क्या अंतर है। तो एडवाइस विद CE स्पेलिंग, जिसमें लास्ट में CE आता है, इसका मतलब भी है सजेशन, ठीक। तो डॉक्टर ने सलाह दी। और जब SE वाले एडवाइस की बात हो रही, मतलब कि किसी को सजेशन देना, एक समझ रहे, एक नाउन है कि सजेशन दे दिया, वो जो सजेशन, वो जो शब्द है आपके, वो है वो एडवाइस। और एक वो एक्शन है कि मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह देना। तो एक सलाह हो गई नाउन, और एक सलाह देने का एक्शन हो गया वर्ब, ठीक। तो अब सलाह यानी एडवाइस, VICE वाला जो एडवाइस है, उसका मतलब जैसे आई इग्नोर्ड हिज एडवाइस एंड आई रिग्रेट इट, यानी कि उसने पूरी वो सलाह दी थी, उस सलाह, उस नाउन सलाह को मैंने रिग्रेट, इग्नोर किया, अब मुझे नुकसान हुआ तो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। रिग्रेट करना मतलब मुझे पछतावा हो रहा है। अब एडवाइस VISE वाला जो एडवाइस, इसका मतलब है सलाह देना, वो एक्शन। तो अब एक्शन और नाउन, वर्ब और नाउन का अंतर आप समझ रहे हैं ना, कि एक वो एक्शन है और एक वो सलाह एज अ थिंग है। आप समझ लीजिए, अगर आपको नाउन के नाम से कंफ्यूजन हो रही है, तो सलाह एज अ थिंग एंड सलाह एज अ एक्शन, दोनों में अंतर है ना। सलाह देना मतलब मैं बोल रही हूँ, ये एक्शन है, तो मैं आपको सलाह दे रही हूँ, तो ये VISE वाला एडवाइस है। मैं दे चुकी हूँ और आप किसी और दोस्त को जाके बता रहे कि भाई मेरे टीचर ने ये सलाह दी, तो आप VICE वाली एडवाइस की बात करेंगे कि उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया। या जब मैं आपको बोलूँ मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ, तो समझ रहे हैं ना अंतर। तो डॉक्टर्स एडवाइस रेगुलर चेकअप, यानी डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि भाई आप रेगुलर चेकअप करवाइए, तो सलाह देने की प्रोसेस है। तो सी वाला एडवाइस नाउन है, S वाला एडवाइस वर्ब है, ठीक। ये याद रखना है। तो माय डॉक्टर एडवाइस ऑलवेज डैश मी टू अवॉइड ऑयली फूड, ऑप्शन सी एडवाइस, SE वाला, क्योंकि वो भी सलाह दे रहा है, ठीक। अब आप किसी और दोस्त को जाके बताएं कि डॉक्टर का जो ये एडवाइस है उसको मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पे आप सलाह एज अ नाउन की बात कर रहे हैं, तो आप तब वहां पे VICE वाला एडवाइस बोलेंगे, जब आप अपने दोस्त से जाके उस सलाह, उस चीज की बात कर रहे हैं, वो सलाह एक चीज है, ठीक। Tighten the screws or they become dash. Option A lose, option B loosen, option C LOOSE lose, और ऑप्शन डी लॉस। तो ऑप्शन डी लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लॉस मतलब कि किसी चीज का नुकसान या घाटा। तो टाइटन द लूज दे में बिकम ढीला, हम ये कहना चाह रहे हैं ना, इसका मतलब कि भाई जो स्क्रूज है उनको टाइट कर दो वरना वो ढीले हो जाएंगे। तो वो ऑप्शन डी तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, कि नुकसान हो गया, मतलब नुकसान तो यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। लूजेन भी सही फॉर्म नहीं है, दे में बिकम लूजेन तो ठीक नहीं है, मतलब मीनिंग सही है बट फॉर्म ऑफ द वर्ड जिस फॉर्म में है वो ठीक नहीं है।
अब ऑप्शन ए LOSE लूज एंड ऑप्शन सी LOOSE लूज में देखते हैं क्या अंतर है। LOSE लूज है वर्ब, यानी कि टू मिसप्लेस करना, भाई कोई चीज खो गया तो वो लूज हो गया, ठीक। डोंट लूज योर फोन अगेन, अपना फोन बार बार खो जाता है तो वो लूजिंग योर फोन हो गया। LOOSE लूज एडजेक्टिव, यानी कि नॉट टाइट, कोई चीज अगर ढीला है लूज, वो ढीला हो गया लूज, ठीक। द शर्ट इज टू लूज फॉर मी, तो LOSE खोना, LOOSE ढीला होना, ठीक, ये अंतर हो गया। तो अभी आप ये सोच सकते हैं कि कोई चीज ढीली है इसलिए दो बार ओ लगाया उसको टाइट करने के लिए। तो जब दो बार ओ है तो मतलब जो ढीला है टाइट करने की कोशिश करी गई है, इसलिए दो बार ओ लगाया है। सिंगल ओ लगाया तो एक ओ हो गया, सिंगल ओ मतलब एक ओ हो गया, इसीलिए एक ही ओ रखा हुआ है यहाँ पे। तो सिंगल ओ मतलब खोना या हारना, और डबल ओ मतलब टाइट करना, मतलब दो दो ओ लगा के इस पूरे वर्ड को एकदम टाइट कर दिया है, ठीक। तो टाइटन द स्क्रूज और दे में बिकम LOOSE लूज, क्योंकि हमने दो ओ लगाया है तो ये ढीला होने वाली लूज की बात हो रही, तो स्क्रूज को टाइट करिए वरना वो ढीले हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन सी होगा हमारा सही जवाब। Delhi is the dash of India. Capital with the O, capital with the A, metropolis और government. तो ऑप्शन डी गवर्नमेंट, दिल्ली इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स नॉट, दिल्ली सरकार थोड़े है, दिल्ली तो सिटी है। तो ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर। मेट्रोपोलिस का मतलब एक बड़ा सिटी होता है, मतलब मेट्रो सिटी आपने सुना होगा, तो मेट्रोपोलिस ऑफ इंडिया मतलब ठीक है, बट हम उसको यहाँ मानेंगे नहीं क्योंकि हमें तो होमोफोन समझने। तो कैपिटल या कैपिटल, ठीक। तो अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, TOL और TAL वाले कैपिटल में। कैपिटल विद द ए, इसका मतलब है कि कोई सिटी को भी बोलते हैं और पैसे को भी बोलते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वो पूंजीवादी इकोनॉमी है, ठीक। तो वो पैसे की है कि मतलब बिजनेसमैन है, बिजनेस सेट करते हैं तो वो सब पैसे ही पैसे से चलता है, मार्केट इकोनॉमी है। तो वो कैपिटल, या तो उनको कैपिटलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका पैसा लगा होता है, तो वो कैपिटलिस्ट है। तो कैपिटल मतलब या तो सिटी या पैसा, ठीक। कैपिटोल विद ओ, इसका मतलब है कोई लेजिस्लेटिव या गवर्नमेंट बिल्डिंग, विधान भवन, वो कैपिटोल हो गया। तो कैपिटोल मतलब ऑलमोस्ट हमेशा यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होता है, तो यूएस कांग्रेस मेट इन द कैपिटोल, उनकी जो वो व्हाइट कलर की वॉशिंगटन वाली बिल्डिंग अगर आपने देखी होगी, हाँ, तो वो कैपिटोल, यूएस कैपिटोल हो गया, ठीक है। तो वो बिल्डिंग रिप्रेजेंट करती है कैपिटोल। तो OL मतलब कि यूएस, और यूएस की वो क्या गवर्नमेंट बिल्डिंग, AL मतलब सिटी या फिर मनी, ठीक। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, TAL, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द वेबसाइट crashed due to dash traffic. The website crashed due to A access, B access, C entry, D data. तो ऑप्शन सी और डी रिमूव करते हैं पहले। एंट्री का मतलब ड्यू टू एंट्री ट्रैफिक, नॉट मेकिंग सेंस। डेटा ट्रैफिक, ड्यू टू डेटा ट्रैफिक, ओके, मतलब एक वही 20% बैठ रहा है, अब बाकी तो नहीं बैठ रहा। अब ऑप्शन ए एक्सेस एंड ऑप्शन बी एक्सेस, दोनों एक्सेस है, दोनों एक्सेस में क्या अंतर है, लेट्स सी। तो EXCESS वाला जो एक्सेस, इसका मतलब है टू मच ऑफ समथिंग, कि भाई इस तो बहुत ही हो गया, एक्सेस ही हो गई आज तो अधिकता हो गई उसकी। तो एक्सेस शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, बहुत ज्यादा शुगर खाना हेल्थ के लिए खराब होता है। और ACCESS वाला, इसका मतलब है एंट्री या राइट टू यूज समथिंग, प्रवेश या उसका राइट होना। सो यू नीड अ पासवर्ड टू एक्सेस द सिस्टम, तो वो हो गया एक्सेस। ACCESS मतलब एंट्री वाला, और EXCESS वाला मतलब कि एक्सेस हो जाना, मतलब भाई हद ही हो गई, बहुत ही ज्यादा हो गया, आज तो एक्सेस ही हो गया। हाँ, तो वेबसाइट क्रैश ड्यू टू एक्सेस ट्रैफिक, यानी ऑप्शन ए EXE, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो गया था इसलिए वेबसाइट क्रैश कर गई। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। द बेबी वाज डैश एट मिडनाइट, ऑप्शन ए बॉर्न, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी बॉर्न और ऑप्शन सी ब्रीडेड। तो ब्रीडेड तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, ब्रीड करना मतलब कोई चीज जैसे मॉस्किटोज गंदे पानी में ब्रीड करते हैं तो वहां पे वो जन्म लेते हैं, वहां पे वो करते हैं, तो ब्रीडेड एट नाइट ऑफ कोर्स प्लीज, वो तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी बर्न, वाज बर्न एट नाइट भी सही नहीं है, मतलब वो सही फॉर्म में भी नहीं है, इट डजंट मेक सेंस, द बेबी वाज बर्न एट नाइट, लाइक लेट्स नॉट गो इन सच डार्क मीनिंग्स। सो ऑप्शन बी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन ए बॉर्न, ऑप्शन सी बॉर्न, अब दोनों बॉर्न ही प्रोनाउंसिएशंस है बट दोनों में अंतर क्या है, लेट्स सी। BORN बॉर्न तो आपको पता है कि आई वाज बोर्न ऑन फला फला डेट, दैट्स माय बर्थडे। तो बॉर्न मतलब पैदा होना, ठीक, जन्म लेना। बॉर्न ई,
विद द ई का मतलब है कि कैरीड या इंड्योर्ड, सहन किया हुआ। द कॉस्ट वाज बर्न बाय द कंपनी। तो मतलब कि ये इस चीज की जो भी कॉस्ट थी वो कंपनी ने सहन करी, वो कंपनी ने वो कॉस्ट दी। तो ये अंतर है कि बॉन्ड मतलब पैदा होना और बॉन्ड मतलब कि वो वहन करना या सहन करना। ठीक। तो बी ओ आर एन बॉन्ड इज इक्वल्स टू बेबी, बी ओ आर एन ई मतलब बर्डन, कि कितने बर्डन उठाया कॉस्ट का, कंपनी ने उठाया। तो द बेबी वॉज बी ओ आर एन बॉन्ड, पैदा हुआ मिडनाइट पे। ठीक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The police was ordered to dash the counterfeit notes. SEIZD seize, CEAC seize, C confiscate या D arrest। तो कॉन्फिस्केट भी सही है। कॉन्फिस्केट करने का मतलब बेसिकली सीज करना ही होता है, या अरेस्ट करना इन ऑर्डर, पुलिस ऑर्डर टू अरेस्ट द काउंटरफीट नोट्स को क्यों अरेस्ट करेगी ना पुलिस, तो डी तो नहीं है। कॉन्फिस्केट भी हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, बट कॉन्फिस्केट यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि कंफ्यूज करने के लिए। कॉन्फिस्केट तो मतलब ठीक वर्ड है। कॉन्फिस्केट करना मतलब उसको अपने अंडर में ले लेना बेसिकली। तो कई बार गवर्नमेंट को जब कुछ कॉन्ट्राबैंड मिलता है या गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इलीगल चीजें मिलती है तो उसको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं। और उसके बाद उसको वो करते हैं, मतलब जो भी उसकी कार्यवाही होती है वो करते हैं। तो हो गया कॉन्फिस्केट करना। अब ऑप्शन ए सीज और ऑप्शन बी सीज, ये समझते हैं इनमें क्या अंतर है। ए सीज विद द एस, इट मीन्स टू टेक बाय फोर्स, जब्त कर लेना। कॉन्फिस्केट भी जब्त करना ही होता है। ठीक है। तो सीज मतलब जब्त करना या पकड़ लेना। पुलिस सीज्ड इलीगल ड्रग्स, तो कौन मतलब उन्होंने जब्त कर लिए इलीगल ड्रग्स। CEASE वाला सीज मतलब होता है स्टॉप, बंद करना। द हॉस्टिलिटीज फाइनली सीज्ड, हॉस्टिलिटीज मतलब आपसी जो भी रंजिश थी वो फाइनली रुकी। आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे होंगे तो आपने सुना होगा सीज फायर साइन हुई इजराइल और ईरान के बीच में, सीज फायर अग्रीमेंट हुआ, यानी कि दोनों के बीच में जो भी लड़ाई भिड़ाई थोड़ी बहुत चल रही थी वो रुक गई और एक शांति समझौता हुआ। तो किसी चीज का रुकना होता है सीज होना। ठीक। तो अब देखते हैं, द पुलिस वाज ऑर्डर्ड टू डैश द काउंटरफीट नोट्स, तो ऑप्शन ए सीज, यानी कि पुलिस को जो काउंटरफीट नोट मतलब कि जाली करेंसी जो होती है, जाली नोट होते हैं, उनको पुलिस को ऑर्डर आया कि भाई ये जाली करेंसी को जब्त कर लो। तो ऑप्शन ए सीज, SEIZE। द जीन्स वर टू टाइट एट द वेस्ट, तो ये कौन सा वेस्ट होगा? ऑप्शन ए WAST वाला वेस्ट, या ऑप्शन बी WAIST वाला वेस्ट, या ऑप्शन सी वेस्ट, या ऑप्शन डी वेस्ट। तो वेस्ट तो भाई एक डायरेक्शन हो गया, तो टू टाइट एट द वेस्ट का तो कुछ मतलब नहीं है, वेस्ट का भी कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं ए और बी वाले वेस्ट में क्या अंतर है। तो WAIST वाला जो वेस्ट है इसका मतलब है आपकी कमर। तो द बेल्ट वाज टू टाइट एट द वेस्ट, कि आप जीन्स या कुछ भी ऐसा बॉटम्स या ट्राउजर्स वगैरह खरीदने जाते हो तो आपसे पूछते हैं ना मैडम आपकी वेस्ट साइज क्या है, सर आपकी वेस्ट साइज क्या है, या ना कि कमर की साइज क्या है। तो वेस्ट मतलब कमर। और वेस्ट WAST वेस्ट मतलब तो कचरा होता है, डोंट वेस्ट वाटर, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट रिसोर्सेज, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। तो ये अंतर है वेस्ट और वेस्ट में। तो द जीन्स वर टू टाइट एट द ऑप्शन बी वेस्ट, कमर पे बहुत टाइट थी, कचरे वाले वेस्ट पे बहुत टाइट नहीं थी। ऑफ कोर्स ऑप्शन बी। I forgot to order the dash after dinner. I forgot to order the option A, dessert, option B, dessert, option C, dish, और option D, starter. तो I forgot to order the dash after dinner. तो डिनर के बाद क्या खाते हैं जो ये जनाब भूल गए ऑर्डर करना? तो A डेजर्ट या B डिजर्ट, C डिश तो नहीं है, D स्टार्टर तो डिनर के बाद नहीं खाते, डिश भी कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है डिनर के बाद खाई जाने वाली। तो जो मीठा होता है वो होता है डिजर्ट। तो जो DESERT एक ही एस है, तो उसका मतलब है रेगिस्तान, वो हो गया डेजर्ट। आपका जैसलमेर में है, आपके सऊदी अरेबिया में है, बहुत सारे डेजर्ट हैं। तो DESERT डेजर्ट। और डिजर्ट यानी कि DESSERT डिजर्ट, तो स्वीट डिश होता है डिजर्ट। ये बहुत ही कॉमनली अकरिंग मिस्टेक है। तो ये याद रखो, SS है ना तो टू स्वीट्स, मतलब दो दो एस आ गए, इतना ज्यादा स्वीट है वो SS। तो SS से मतलब डिजर्ट वाला स्वीट, और सिंगल एस मतलब रेगिस्तान। ठीक है। आई होप इससे याद रहेगा, आप ये एक गलती बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली अकरिंग मिस्टेक है, लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये बहुत करते हैं। मेन्यू कार्ड्स में भी कई बार गलत लिखा होता है, अक्सर ही गलत लिखा होता है, मतलब जो मतलब नॉट टू बिग रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें। तो याद रखना, SS मतलब जब डबल एस है तो मतलब टू मच स्वीट, बहुत ज्यादा स्वीटनेस हो गई, तो वो डिजर्ट मिठाई वाला डिजर्ट है। और जब सिंगल एस है तो वो रेगिस्तान वाला डेजर्ट है। ठीक है। तो आई फॉरगॉट टू ऑर्डर द डिजर्ट, यानी मिठाई खान ऑर्डर करना भूल गए डिनर के बाद। ठीक। तो ऑप्शन बी, रेगिस्तान नहीं ऑर्डर करना था हमें, मिठाई ऑर्डर करनी थी।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्यूजीज अराइव्ड इन अ लार्ज डैश, ए होर्ड, बी होर्ड, सी ग्रुप और डी आर्मी। तो आर्मी तो हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड बटालियन, उसको आर्मी बोलते हैं। किसी देश की आर्मी होती है, आजकल तो प्राइवेट आर्मीज भी होने लगी, तो वो आर्मी सैनिक वाले लोग होते हैं, वो आर्मी होती है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द रिफ्यूजीज अराइव्ड इन लार्ज ग्रुप भी हो सकता है, बट क्योंकि हम होमोफोन्स पढ़ रहे हैं तो हम उसको इग्नोर करेंगे, बट एग्जाम में होता तो ग्रुप भी इक्वली सही होता, बट ग्रुप यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए होर्ड और ऑप्शन बी होर्ड में क्या अंतर है। ऑप्शन सॉरी, होर्ड, HORDE, DE वाला जो होर्ड है इसका मतलब है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि भीड़। अ होर्ड ऑफ फैंस गैदर्ड आउटसाइड, यानी कि शाहरुख खान के घर के सामने भीड़ में लोग एकदम फैंस इकट्ठा हो गए, तो वो HORDE वाला होर्ड है। और HOARD वाला होर्ड का मतलब है कि जमा करना या सीक्रेटली स्टॉक करना। तो ही होर्डेड द फोर्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन, यानी उसने लॉकडाउन के सामने बहुत सारा सामान जमा कर लिया, तो वो होर्डिंग हो गई। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एंटी होर्डिंग लॉज बनाती है कि ऐसा ना हो कि कई बार मतलब पहले जब मतलब इतना फ्रीली सामान इंडियन इकोनॉमी में नहीं आ रहा होता था, तो बड़े-बड़े दुकान वाले या बिजनेसमैन क्या करते थे कि सारा बहुत सारा सामान एक साथ खरीद के रख लेते थे। और फिर जब ये हो जाता था कि मार्केट में वो बहुत लिमिटेड है और उन्हीं के पास सबसे जमा बड़ा स्टॉक है, तो वो उसको फिर बहुत महंगे दाम पे बेचते थे। तो गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ लॉज भी बनाए, एंटी होर्डिंग लॉज। तो वो होता है आपका होर्ड, HOARD होर्ड। ठीक, ARD वाला होर्ड मतलब स्टोर करना, RDE मतलब भीड़। ठीक है, तो रिफ्यूजीज अराइव्ड इन लार्ज होर्ड, इन लार्ज HORDE भीड़ वाला। ठीक है, ई से भीड़ याद कर सकते हो कि HORDE, होर्डी, भीड़, pronounced as horde, but like for the sake of your exam, you can think of it as hordi, hordi, भीड़, something like that. DE भीड़ और HOARD होर्ड मतलब जमा करना। ठीक, the two leaders had a verbal dash in the debate. तो duel, DUAL duel, ऑप्शन बी duel, DUEL duel, सी बैटल और डी डायलॉग। तो बैटल तो एक बड़ी लड़ाई को बोलते हैं, बैटल, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ वो होती हैं बैटल। डायलॉग मतलब हीरो बोलता है डायलॉग, या दो लोग के बीच में बातचीत को डायलॉग बाजी बोल रहे हैं। ठीक है, तो टू लीडर्स हैड अ वर्बल बैटल और डायलॉग तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए डुअल और ऑप्शन बी डुअल, दोनों डुअल में क्या अंतर है इसको समझते हैं एंड वील रीच आवर आंसर। तो डुअल, DUAL, हैविंग टू पार्ट्स। जब AL वाला डुअल है तो इसका मतलब है दो पार्ट, डुअल सिम फोन होता है ना, तो दो सिम होते हैं उसमें। तो DUEL वाला जो डुअल होता है उसका मतलब होता है फाइट बिटवीन टू पीपल, युद्ध, द्वंद्व युद्ध। डुएल हमेशा दो ही लोगों में होती है, ठीक है, दो से ज्यादा लोगों में नहीं होगी। तो पहले क्या होता था ना कि आई एम नॉट श्योर अबाउट एशियन साइड, बट एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में डुएल का कंसेप्ट होता था कि भाई किसी दो लोगों में कोई डिसएग्रीमेंट हुआ तो एक आदमी दूसरे आदमी को ललकारता था कि आओ अब हम इस चीज का समझौता तलवारबाजी से कर लेते हैं, तो ये डुएल हो गया। तो इसलिए हमेशा डुएल दो लोगों के बीच का होता है कि भाई ये मुद्दा तो अब हम तलवारबाजी या लड़ाई करके ही सुलझाएंगे। तो डुएल मतलब दो लोगों के बीच में डुएल, तो ये पूरा बाकायदा कंसेप्ट होता था कि लड़की के ऊपर लड़ाई हो गई तो डुएल हो जाता था। देयर वाज दिस वेरी फेमस पोएट, आई कांट रिकॉल हिज नेम। तो उनकी किसी से लड़ाई हो गई थी तो उन्होंने डुएल, आई थिंक पुष्किन इट वाज, आई एम नॉट श्योर बट मोस्ट लाइकली इट वाज पुष्किन, अगर आपने नाम सुना हो। तो उनकी मृत्यु डुएल में हुई थी क्योंकि उनको किसी बात से या किसी इशू पे उनकी किसी से मतभेद हो गया और उन्होंने दूसरे इंसान को डुएल के लिए ललकार दिया कि भाई अब आप आइए, तलवारबाजी में ही हम इस चीज का फैसला करेंगे। पर वो जितने अच्छे पोएट थे उतने अच्छे तलवारबाज नहीं थे, तो उस डुएल में उनकी हार हुई एंड ही डाइड। तो ये डुएल है। इस कहानी से आई होप आपको EL वाला डुएल याद रहे। डुअल, AL मतलब डुअल सिम, दो, दो लोग दो पार्ट्स वाली चीज। ठीक है, डुएल, EL मतलब लड़ाई। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी डुएल। द टू लीडर्स हैड अ वर्बल डुएल इन द डिबेट, यानी इन दोनों लोगों में आपस में वर्बल मौखिक लड़ाई शुरू हो गई डिबेट के दौरान। The team was asked to dash a new method to save water. Option A device, option B device, option C design, option D develop. Again, option C design और develop are very similar in meaning with device and device. तो हम उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हम होमोफोन्स पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं पहला डिवाइस और दूसरे डिवाइस में क्या अंतर है। डिवाइस विद अ सी, इसका मतलब है मशीन और टूल यानी उपकरण। तो दिस डिवाइस हेल्प्स ट्रैक स्लीप। तो किसी ने अपनी नई नई फिटबिट आपको दिखाई कि भाई ये एक डिवाइस है जो आपकी स्लीप साइकिल को ट्रैक करता है।
तो वो डिवाइस, वो फिटबिट एक डिवाइस हो गया, DEVICE वाला डिवाइस, ठीक है। डिवाइस विद SE मतलब प्लान करना या इन्वेंट करना, योजना बनाना, इजाद करना। दे डिवाइज्ड अ प्लान, इन्होंने सॉरी, दे रिवाइज्ड अ स्ट्रैटेजी टू विन। तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी कि कैसे जीतना है। तो SE मतलब कि योजना, CE मतलब कि गैजेट, ठीक है। VICE मतलब गैजेट, एक उपकरण, और SE मतलब प्लान। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? कोई ट्रिक सूझ रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं सूझ रही है। आपको सूझेगी तो मुझे बताइएगा। तो द टीम वाज आस्क्ड टू डैश अ न्यू मेथड टू सेव वाटर डिवाइस, यानी कि उनको प्लान करने के लिए बोला, तो ऑप्शन बी डिवाइस विद द S, ठीक। द सोल्जर्स स्टेप्ड डैश एंड सैल्यूटेड द ऑफिसर। A fourth, B forward, D fourth, और सॉरी C fourth, या D before। तो द सोल्जर स्टेप्ड बिफोर तो नहीं होगा, बिफोर मतलब पहले। ऑप्शन बी फॉरवर्ड भी देख लेते हैं, तो सोल्जर स्टेप फॉरवर्ड एंड सैल्यूटेड द ऑफिसर हो सकता है, बट हम मानेंगे नहीं क्योंकि हमारा MCQ, हम अभी एग्जाम नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम के हिसाब का नहीं है ये। हमें देखना है ऑप्शन A फोर्थ और ऑप्शन C फोर्थ में क्या अंतर है, दोनों फोर्थ फोर्थ है। तो FORTH फोर्थ मतलब टू मूव फोर्थ, फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ठीक है। टाइम स्पेस कैसे भी आगे बढ़ने को फोर्थ बोलते हैं, ठीक। फोर्थ का मतलब है चौथा, द नंबर फोर्थ, कि भाई एक फला फला इंसान क्लास में फोर्थ आया, तो ये क्लास में चौथे नंबर पर आया, तो वो हो गया फोर्थ। तो ये तो आई होप फोर्थ की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, तो जब भी वो कोई और स्पेलिंग ऑफ फोर्थ है तो इसका मतलब है आगे बढ़ना। FOR से फॉरवर्ड कहना चाह रहे थे, बट शॉर्ट में TH लगा के फोर्थ को भी फॉरवर्ड बना दिया, ठीक है। तो फोर्थ मतलब फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। फोर्थ, FOURTH फोर्थ मतलब चौथा, ऑर्डर में चौथा। सो द सोल्जर स्टेप्ड फोर्थ, यानी सोल्जर ने आगे कदम लिया और सैल्यूट किया ऑफिसर को, ठीक। सो ऑप्शन सी फोर्थ, FOR फोर्थ यानी फॉरवर्ड, ठीक। FOURTH फोर्थ तो आपका चौथा हो गया। हिज लिम्प ऑल्टर्ड द नेचुरल डैश ऑफ हिज वॉक। लिम्प करना मतलब लंगड़ाना, ठीक है। तो उसका लिम्प यानी कि उसके लंगड़ाने की वजह से उसका जो नेचुरल डैश ऑफ द वॉक था, मतलब उसका जो चलने का नेचुरल तरीका था, वो डिस्टर्ब हो गया लिम्प करने की वजह से, उसके लंगड़ाने की वजह से। तो ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन बी गेट, ऑप्शन सी स्टाइल, या ऑप्शन डी ट्रैक। तो अब हमको स्टाइल इज सेम एज वन ऑफ द वर्ड्स, मतलब इट मीन सेम एज वन ऑफ द वर्ड्स इन द ऑप्शन। ऑप्शन डी ट्रैक, हिज लिम्प ऑल्टर्ड द नेचुरल ट्रैक। ट्रैक तो रास्ता होता है ना, तो उसके लंगड़ाने की वजह से रास्ते पे थोड़े असर पड़ रहा है, तो ऑप्शन डी तो वैसे भी नहीं होगा। नेचुरल स्टाइल ऑफ हिज वर्क भी हो सकता है, बट स्टाइल का मतलब स्टाइल मीनिंग है ऑप्शन ए और बी में से किसी एक गेट का। लेट्स सी। एक ऑप्शन ए जो GAIT है, वो होता है गेट, मैनर ऑफ वॉकिंग, चाल, ठीक। और एक गेट तो आप समझ ही रहे हैं, गेट मतलब दरवाजा, ओपन द गेट प्लीज, यानी दरवाजा खोलिए। तो GAIT वाला गेट आपको याद रखना है, यानी कि मैनर ऑफ वॉकिंग, चाल, उसको बोलते हैं गेट। तो स्टाइल भी स्टाइल होता है, बट अगर गेट है यानी कि वो वॉकिंग के लिए स्पेसिफिक चीज है, तो आप गेट वर्ड यूज करेंगे ना, कि किसी का बहुत अच्छे से चलता है तो उसको बोलते हैं कि बहुत ही एलिगेंट गेट है इनका, यानी कि बहुत ही एलिगेंटली चलते हैं। जैसे कोई मॉडल है, सुपर मॉडल है, तो लाइक बहुत ही एलिगेंट गेट है इनका, इनका चलने का तरीका बहुत एलिगेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो ही हैड अ स्ट्रेंज गेट आफ्टर इंजरी। तो किसी को चोट लग गई और उसके पैर में से चोट लगी, तो उसके बाद वो थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है, दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से, अलग तरीके से, वियर्ड तरीके से चलता है, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई, इसकी वजह से शायद वो प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो GAIT गेट मतलब मैनर ऑफ वॉकिंग। सो हिज लिम्प ऑल्टर्ड द नेचुरल गेट, तो ऑप्शन ए GAIT वाला गेट होगा, ठीक है। GAIT याद रखना है, IT मतलब कि चलने का तरीका। Always apply the hand dash before parking the car. So always apply the hand brake, always apply the hand brake, always apply the hand lever, always apply the hand stopper. तो lever और stopper तो आपको पता है कि नहीं होगा, hand brake की यहाँ पे बात हो रही है। बट ये कौन सा ब्रेक होगा, BREAK वाला ब्रेक होगा या BRAKE वाला ब्रेक होगा? लेट्स सी। तो ब्रेक, BRAKE का मतलब होता है अ स्टॉपिंग मैकेनिज्म, वो हो गया हिट द ब्रेक। और BREK वाला मतलब तोड़ना, ठीक है। कोई चीज आपने मतलब टूट गई तो उसको बोलते हैं ब्रेक करना। तो जो गाड़ी में ब्रेक है या कोई भी इस तरीके का जो ब्रेक बनाया जाता है उसको ब्रेक बोलते हैं। और जो ब्रेक करना मतलब कोई चीज टूट जाना, वो BREAK वाला ब्रेक होता है, ठीक है। याद रहेगा कि गाड़ी में AK वाला ब्रेक होता है और टूटने वाला EAK होता है, ठीक है।
तो ऑलवेज अप्लाई द हैंड ब्रेक, BRAKE, ब्रेक। ठीक, इसका कुछ तरीका 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 आप सोच के बताएंगे, बट ये याद रखना है क्योंकि ये सब बहुत ही कॉमनली कमिट होने वाली भी मिस्टेक्स हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। द प्रीस्ट स्टूड एट द डैश ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, ऑल्टर, ऑल्टर, पोडियम, श्राइन। तो एक पहला ऑल्टर आप देख रहे हैं, पोडियम और श्राइन तो आपको समझ में आ गए होंगे बाय नाउ, हम उस पे ध्यान भी नहीं देने वाले। पोडियम बेसिकली छोटे से स्टेज को बोलते हैं, सॉरी पोडियम बेसिकली उसको बोलते हैं जब कोई स्पीच देने जाता है स्टेज पे, आपने देखा होगा। तो एक वो रखा रहता है ना, डब्बा सा, जिस पे माइक निकला होता है और उसके साथ उस पे खड़े होकर, मतलब उसके पीछे खड़े होकर के स्पीकर बोल रहा होता है, तो वो हो गया पोडियम। श्राइन मतलब होता है जैसे आपने सुना होगा वैष्णो देवी के केस में श्राइन बोर्ड होता है, तो श्राइन मतलब कि जो भी भगवान का की जगह होती है उसको श्राइन बोलते हैं, मंदिर नहीं बट लाइक भगवान की जहाँ पे होते हैं वो श्राइन हो गई भगवान की, ठीक है। तो वो इसीलिए श्राइन बोर्ड है वैष्णो देवी का, श्राइन को मेंटेन करने के लिए। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन ए ऑल्टर और ऑप्शन बी ऑल्टर में क्या अंतर है। ई और ए से पूरा मतलब पूरी समा बदल जाता है, सब हो जाता है, ये छोटे छोटे से अंतर अरे एकदम अलग वर्ड बना देते हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट अभी क्या कर सकते हैं। सो ऑल्टर, ई आर वाला जो ऑल्टर है इसका मतलब है चेंज करना, ऑल्टरेशन। मे बी गर्ल्स तो डेफिनेटली ये वर्ड जानती होंगी, कोई भी कपड़े में कुछ ऊपर नीचे है या कुछ अपने टाइप के से मॉडिफिकेशन कराना है तो उसको ऑल्टरेशन के लिए भेज देते हैं। तो वो तो ऑल्टरेशन यानी कि छोटे मोटे चेंजेस अगर आपको कराने हैं, वो हो गया ऑल्टर विद ई। और अल्टर विद ए मतलब अ सेक्रेड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मतलब पूजा का स्थान, उसको बोलते हैं ऑल्टर। तो फॉर एग्जाम्पल दे मैरिड एट द चर्च ऑल्टर, तो चर्च जब आप इमेजिन करते होंगे तो एक वो लंबा सा पाथवे, दोनों साइड पे सीट सीट सीट, और आगे एक वो छोटा सा स्टेज टाइप का जो बना होता है जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, तो वो हो गया चर्च ऑल्टर। ऐसे ही किसी भी मंदिर में भी होता है, वो भी ऑल्टर हो गया, तो बेसिकली पूजा स्थान होता है ऑल्टर। ठीक है, और ऑल्टर विद द ई मतलब चेंज होना, तो ऑल्टर ए आर मतलब सेक्रेड टेबल, ऑल्टर विद ई आर मतलब चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रीस्ट स्टूड एट द ऑल्टर यानी कि पूजा स्थान की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी ए आर वाला ऑल्टर होगा। ठीक है, ऑल्टर और TER वाला, तो ये ई ए का कुछ तो भी मुद्दा बैठाना पड़ेगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज वालों को ना ठीक नहीं किया इन्होंने। खैर, तो अब हम थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चंस देखते हैं और थोड़े और होमोफोन सॉल्व करते हैं, के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आई मीन। सो शी कुडंट डिसाइड वेदर टू वेयर हर रेड ड्रेस और द ब्लू ड्रेस, मतलब ये तो भाई बड़ी रियल प्रॉब्लम है। खैर, तो अब यहाँ पे जो वेदर वर्ड है, ये इसके दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, WEATHER वेदर या WHETHER वेदर, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा वेदर सही बैठेगा। तो जो पहला वेदर है ऑप्शन ए वाला वेदर, इसका मतलब है मौसम, और जो दूसरा वाला वेदर है इसका मतलब है कि डाउट एक्सप्रेस करना, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये करें कि ये करें, तो यहाँ पे जो ये की है ना इसका मतलब है वेदर, मतलब ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वेदर, WHETHER। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा आपका, शी कुडंट डिसाइड वेदर, WHETHER वाला वेदर टू, मतलब कि वो डाउट में है, रेड ड्रेस पहने की ब्लू ड्रेस पहने, तो यहाँ पे WHETHER। WEA मतलब मौसम, WHE मतलब डाउट। ठीक, द किंग बिगैन हिज लॉन्ग डैश ओवर द एम्पायर, ऑप्शंस रेन, रेन और रेन, तीनों ही रेन है। तो जो पहला रेन है REIN, इसका मतलब होता है लगाम। तो जैसे आप, जैसे घोड़ा होता है उसकी जो वो लीश होती है, जो उसके मुंह से करके जो पूरी वो लगाम होती है घोड़े की लगाम, वो होता है REIN रेन। दूसरा रेन है RAIN, वो तो पता है बारिश, बारिश बारिश बारिश, वो तो हम देख रहे हैं बचपन से, रेन रेन कोट रेन। जो तीसरा वाला रेन है REIGN, इसका मतलब होता है रॉयल रूल, मतलब किसी राजा का राज। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन जो तीसरा वाला है REIGN वाला रेन। द किंग बिगैन हिज लॉन्ग रेन, REIGN रेन ओवर द एम्पायर, यानी राजा ने अपना राज, लंबा राज शुरू किया अपने एम्पायर पे। ठीक है, याद रहेगा REIN रेन मतलब लगाम, रेन की तो स्पेलिंग आप बचपन से देख रहे हैं तो उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी। और REIGN मतलब फॉरेन, इसको याद करो, रेन फॉरेन, राजा, लगा, राजा, रूल, आई डोंट नो, यू विल हैव टू डिवाइस सम ट्रिक। भी कौन सा वाला डिवाइस है ये भी सोचो, अगर तुम्हें डिवाइस विद C और डिवाइस विद S में अंतर याद रहेगा तो तुम समझ जाओगे यहाँ पे मैं किस डिवाइस की बात कर रही हूँ, और अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ और देखो दोबारा। ठीक है, आई एट अ जूसी डैश आफ्टर लंच,
सो पेयर, पेयर और पेयर। तो यार ये लाइक जितनी बार देखती हूँ ना मुझे गुस्सा ही आती है यार, इतना सारा साउंड्स हैं, कुछ भी बना लेते हैं, क्यों कंफ्यूज करता है बच्चों को। ये भी अपनी ब्यूटी है लैंग्वेज की। सो आई एट अ जूसी पेयर। पेयर मतलब कि कोई चीज पेयर में मतलब कि वो दो है, यानी कि वो दो के मतलब पेयर हमेशा दो का ही होता है। तो अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ पेयर ऑफ स्लिपर्स, दो होते हैं ना, पेयर में होते हैं, जोड़ा बेसिकली। तो वो पेयर हो गए कि कपल को भी कई बार पेयर बोलते हैं कि ये एक नया नवविवाहित जोड़ा, नया नया जोड़ा है। तो पेयर मतलब दो, कि पेयर ऑफ स्लिपर्स, पेयर ऑफ सिजर्स। सिजर्स के भी ऐसे दो पार्ट्स होते हैं ना, चप्पल भी दो होती हैं। और क्या होता है पैर में? पेयर ऑफ ट्राउजर्स, उसके दो पैर होते हैं। तो पैर मतलब जोड़ा, दो का दो का जोड़ा, ठीक। पियर मतलब पियर एक फ्रूट होता है, नाशपाती को पियर बोलते हैं। और पैर, PARE, पैर मतलब छीलना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हम आई एट अ जूसी पियर, यानी कि हमने जूसी जूसी नाशपाती खाई लंच के बाद, विच इज वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है PEAR, पियर, ठीक है। पियर से वो पियर सोप भी होता है, बट वो जानना है कि कोई मतलब नहीं है, वो वैसे भी याद रहता है, एग्जाम में नहीं आ रहा। ही विल डैश द रिजल्ट्स इन टुमारोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइट, साइट और साइट ये हमने किया है, सो आई विल अज्यूम कि ये वाला आप कर पाएंगे। कौन सा वाला साइट होगा? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द आंसर। ऑफ कोर्स यू कांट टेल मी द आंसर इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, बट जस्ट से इट आउट लाउड एंड इमेजिन कि मुझ तक पहुंच गया टेलीपैथी से। एनीवे, तो यहाँ पे बात हो रही है साइट की, यानी कि ही विल साइट द रिजल्ट, साइट द रिजल्ट्स इन टुमारोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीनों ही साइट प्रोनाउंस होते हैं, बट यहाँ पे CITE साइट, यानी कि हवाला देगा, यानी कि उसको सबके सामने प्रेजेंट करेगा कि भाई ये CITE साइट है। क्योंकि साइट, SITE साइट मतलब तो लोकेशन होता है, हमने सीखा था। तो ही विल मतलब लोकेशन ऑफ द रिजल्ट, तो वैसे तो इट डजंट मेक सेंस। SIGST साइट मतलब देखना, नजरिया ऑफ द रिजल्ट भी नहीं बैठ रहा है। साइट मतलब उस चीज को प्रेजेंट करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई देखिए ये रिजल्ट्स आए हैं इस सर्वे के, इसके बेसिस पे हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। तो उस रिजल्ट का हवाला देना, उस रिजल्ट को साइट करना, उसके बारे में बात करना, तो ये CITE साइट है, ठीक है। द हॉर्स हर्ट इट्स फ्रंट डैश वाइल रनिंग। SOUL सोल या फिर SOLE सोल। तो SOUL सोल मतलब आत्मा। तो द हॉर्स हर्ट इट्स फ्रंट आत्मा, लाइक फ्रंट आत्मा क्या होती है? डजंट मेक सेंस। SOLE सोल मतलब आपके पैर, आपके जूतों की सोल होती है, किसी के पैर की सोल होती है, तो वो सोल मतलब बेस ऑफ द फीट। तो हॉर्स दौड़ते दौड़ते उसने अपना पैर हर्ट कर लिया, पैर का बेस। जैसे जूते में कभी कॉपलर के पास आप लोग गए हो तो कि भाई सोल निकल गई, सोल चिपका दे, तो वो जूते का जो बेस होता है वो सोल होता है, ठीक है। तो SOLE सोल हो गया जूते का बेस। SOUL सोल हो गया आत्मा। एक सोल ये भी होता है, सिंगल को भी सोल बोलते हैं कि भाई ये सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं हमारे बीच, ये साउथ अफ्रीका का एक लौते रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी SOLE सोल होता है, ठीक है। तो आप वो भी याद रखिएगा। आई वॉन्ट टू डैश माई हेयर पर्पल बिफोर द फेस्टिवल। तो A डाई, B डाई, दोनों ही डाई है, तो कौन से वाले डाई की बात हो रही है? तो पहला DIE डाई जो है इसका मतलब है मरना, और जो दूसरा DYE डाई है इसका मतलब है कलर। तो आई वॉन्ट टू DYE वाला डाई की यहाँ पे बात हो रही है। आई वॉन्ट टू डाई यानी आई वॉन्ट टू कलर माई हेयर पर्पल बिफोर द फेस्टिवल। बड़ी अच्छी चॉइस है, पर्पल कलर के बाल बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड टू हियर द न्यू केस विच रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस ऑफ लीगल, ए प्रेसिडेंस या बी प्रेसिडेंट्स। मतलब ए बी नहीं है, बट आप समझ लीजिए यहाँ पे दो चीजें क्या हैं। तो प्रेसिडेंस मतलब प्री लगा है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे प्री से समझ लो, खैर दोनों में प्री लगा है, सॉरी। तो प्री प्रेसिडेंस मतलब कि किसी चीज का पहले होना, वो हो गया प्रेसिडेंस। और प्रेसिडेंट 99% ऑफ द टाइम लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। 99 तो नहीं, बट चलो 90% ऑफ द टाइम लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है प्रेसिडेंट्स। तो जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पे किसी कोर्ट में कोई बातचीत हुई, ठीक है, और किसी कोर्ट ने कुछ उस पे एक फैसला सुनाया। अब उसी से रिलेटेड मुद्दा किसी और कोर्ट में जब बात हो रही है, तो लॉयर्स पुराने कोर्ट ने जो उस मुद्दे पे फैसला सुनाया था उसको एक प्रेसिडेंट के तौर पे पेश करते हैं कि ये प्रेसिडेंट है, यानी ये चीज पे ये फैसला आया था, तो ये एक समझ लीजिए एक तरीका सेट हो गया है, तो वो तरीका उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लीगल प्रेसिडेंट, यानी वो लीगल तरीके को स्टैब्लिश कर देना हो जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट अग्री टू हियर द न्यू केस, सुप्रीम कोर्ट नया केस सुनने के लिए अग्री कर गई, क्योंकि ये लीगल प्रेसिडेंट यानी लीगल जो फैसले हैं उस पे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स, he received the award not for his intelligence but for his exceptional dash in dangerous situation। तो मेटल और मेटल दोनों ही मेटल प्रोनाउंसिएशन है। तो पहला मेटल है METAL, मतलब धातु, लोहा, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं। जो दूसरा मेटल है METTLE, इसका मतलब है किसी का स्टैमिना या किसी की मेहनत, किसी का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल। METTLE वाला मतलब उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है वो METTLE वाला मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा सेकेंड वाला जो मेटल है METTLE वाला। ही रिसीव्ड अवार्ड नॉट फॉर हिज इंटेलिजेंस, उसको अपना अवार्ड इंटेलिजेंस के लिए नहीं बल्कि उसके एक्सेप्शनल मेटल इन डेंजरस सिचुएशन, यानी वो डेंजरस सिचुएशन में जितने हार्ड वर्किंग है, जितने रिजिलियंस है, जितने डट के काम करता था, उसके लिए उसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। मे बी ही इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान नहीं है, बट वो बहुत हार्ड वर्किंग और टिक जाने वाला इंसान है कि भाई इसको तो करके ही छोड़ेंगे। तो उसका बहुत एक्सेप्शनल मेटल है METTLE, ठीक। The defense lawyer argued that the statement was made under dash and should not be admissible. Duress और dress, तो ड्रेस तो आपको पता ही है, ड्रेस होती है यानी कपड़ा हो गया। ड्यूरेस मतलब प्रेशर में होना। तो अगर कोई somebody is under high duress मतलब somebody is under high pressure। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा पहला वाला, ड्यूरेस, DURESS। The defense lawyer argued that the statement was made under duress, प्रेशर के अंडर वो स्टेटमेंट दिया गया था, तो इसलिए उसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक। कोई चीज अगर प्रेशर में बुलवाई जा रही है तो थोड़े ना सबूत हुआ, तो किसी को जबरदस्ती वाली बात हो गई तो वो थोड़े ना लीगल सिस्टम में सही माना जाना चाहिए। तो ये है ड्यूरेस। The judge reminded the media not to dash the trial by publishing biased reports. अफेक्ट और इफेक्ट तो से तो हमने शुरुआत ही की थी, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये पता होगा। अफेक्ट या इफेक्ट, ई एंड रिजल्ट। तो मीडिया नॉट टू डैश द ट्रायल, नॉट टू अफेक्ट, यानी भी ट्रायल चल रहा है ना, तो अफेक्ट वाले ट्रायल की उसकी उनको उसको प्रभाव डालने की कोशिश ना करे, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे, तो AFF अफेक्ट की बात हो रही है, ठीक। The professor was known for her clear explanations and her ability to dash complex theories. Elicit या illicit? तो elicit का मतलब है कि किसी चीज को निकालना। जैसे कि जैसे मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ पूछ के आई एम ट्राइंग टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, आपसे एक रिस्पॉन्स निकलवाना चाहती हूँ, तो वो ई वाला एलिसिट है, ELICIT, ठीक है। एलिसिट कोशिश करना, टू ड्रॉ आउट समथिंग, आपसे एलिसिट अ रिस्पॉन्स मतलब आपसे रिस्पॉन्स निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ। और इलिसिट, इलिसिट, इलिसिट से आपको इलीगल याद आना चाहिए, तो कोई चीज इलिसिट है तो वो इलीगल है, ठीक। इलिसिट से इलीगल, एलिसिट से निकलवाना, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन ए, कि द प्रोफेसर वाज नोन फॉर हर क्लियर एक्सप्लेनेशंस। प्रोफेसर अपने बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशंस के लिए जानी जाती थी, एंड हर एबिलिटी टू एलिसिट कॉम्प्लेक्स थ्योरीज, कि वो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज निकाल पाती थी, मतलब कि वो पूरे डेटा के बेसिस पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरीज निकाल पाती थी, ठीक है। A businesswoman filed a case after discovering that her signature had been dashed on the documents। तो forged या forged? तो forgery एक क्राइम होता है, कभी आपने सुना हो तो? forgery मतलब जाली काम करना, उसको बोलते हैं फॉर्ज करना, ठीक है। और फोरेज मतलब कुछ खाने का आइटम या कुछ ऐसा, इसको सर्च करना, तो ये हो गया फोरेज। जैसे कई बार ऐसा बोलते हैं कि से द द पुअर मैन वाज ट्राइंग टू फोरेज द डस्टबिन टू फाइंड समथिंग टू ईट, तो यानी कि वो बेचारा गरीब इंसान डस्टबिन में से भी कुछ खाने की चीज ढूंढ रहा था, कुछ वो हो गया फोरेज। फॉर्ज मतलब जाली, कि फॉर्ज नोट मतलब जाली नोट, कोई चीज सिग्नेचर फॉर्ज करना मतलब जाली सिग्नेचर करना, ठीक है। तो द बिजनेस वुमेन फाइल्ड अ केस आफ्टर डिस्कवरिंग हर सिग्नेचर हैड बीन फॉर्ज्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स। तो यानी बिजनेस वुमेन ने एक केस कर दिया जब उसको ये पता चला कि उसके जाली सिग्नेचर किए गए डॉक्यूमेंट पे। तो ये यहाँ पे कौन से जाली की बात हो रही है? फॉर्ज्ड, पहला वाला फॉर्ज्ड, ठीक है। FORGED, ठीक, नॉट फॉरेज्ड। वो खाना ढूंढते हुए किसी को देख लिया इसलिए उसने सिग्नेचर उसने केस नहीं किया। The company faced a lawsuit due to the manager's dash remarks during the official meeting। तो लाइबल या लाइबल, ठीक। तो लिबेल या इसको लाइबल को आप लिबेल समझ लीजिए, प्रोनाउंसिएशन को तो हमारी गोली अभी जब तक एग्जाम है, जिस प्रोनाउंसिएशन से याद हो तो उससे ये भी हो जाएगा कि ये लिबेल है, ये लाइबल है। तो लिबेल मतलब कि कोई
डिफेमिंग से रिमार्क, कुछ आपके बेइज्जती करते हुए कोई ऐसा रिमार्क दे देना, कोई बेइज्जती करते हुए कोई बात बोल देना। और लायबल मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई आई एम लायबल टू डू दिस, मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये करूँ। या किसी को लायबिलिटी बोलते हैं कि भाई ये तो जिम्मेदारी ही है, ये कुछ खुद से तो नहीं कर सकता, ये एक लायबिलिटी है, ये एक जिम्मेदारी है, बस इसको कोई ना कोई ढोता रहे। तो लाइबल मतलब जिम्मेदारी, और लिबेल मतलब किसी चीज को मतलब डिफेम करने वाली बात करना। ठीक, यूजुअली जब कोई न्यूज़पेपर में किसी के बारे में कुछ छोटा सीधा लिखता है तो उसको एक लिबेल बोलते हैं, या किसी ने रेडियो पे जाके कुछ छोटा सीधा बोल दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो उसको लिबेल बोलते हैं। डिफेमेशन जैसी चीज हो गई। ठीक। So the company faced a lawsuit due to managers libel remarks during the official meeting। तो बेसिकली जो मैनेजर था कंपनी का, उसने कुछ उल्टी सीधी बात बोल दी थी और इसीलिए किसी ने उस पर डिफेमेशन का केस ठोक दिया था। ठीक। तो लिबेल, LIBEL। ठीक है, लिबेल। ओके, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लॉन्ग लेक्चर। आई होप, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये टॉपिक, बट आई होप आपको ये समझ में आया हो। आज भी लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो मैं चाहूंगी कि हम किसी और दिन ये बहुत ही सुंदर सी कोट डिस्कस करें, क्योंकि ये पिछले वाले लेक्चर से खिसक खिसक के इस लेक्चर में आ गई है। मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट एनीवे, इवन इफ यू डोंट डिस्कस, इसको जरूर पढ़िए और अपने आप से सोचने की कोशिश करिए। बड़े सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं किसी भी चीज के। तो जस्ट सी व्हाट इट मीन्स। वर्ड्स आर, in my not so humble opinion, are most inexhaustible source of magic। इतने सारे शब्द सीख रहे हो तो खाली एग्जाम के लिए थोड़े, अगर आपने शब्दों का कमाल सीख लिया ना, तो उससे बढ़िया मैजिक तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।